हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो भूगोल है उसका मॉडल पेपर आज मैं आपको बताने वाला हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज का जो मॉडल पेपर है वो तीसरा मॉडल पेपर है। शुरू के 2 मॉडल पेपर मैंने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, साथ में आई बटन पे भी आप इस लिंक को देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा मॉडल पेपर भूगोल विषय का। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये मानव भूगोल की एक परिभाषा है। परिभाषा भी आप याद कर लेना, क्योंकि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। यह परिभाषा दी थी, सही उत्तर होगा एलन सी सैंपल की परिभाषा है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये परिभाषा दी है एलन सी सैंपल ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं, इसमें जो तथ्य है 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये 100 वर्ष नहीं लगे थे, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो कि ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, तो ऐसे उद्योग क्या कहलाते हैं? तो ऐसे उद्योग कहलाते हैं उपभोक्ता उद्योग। तीसरे में हो जाएगा सही उत्तर। ऐसे जिसमें देखो उपभोक्ता अगर उपभोग कर रहे हैं तो ये उद्योग हो गए उपभोक्ता उद्योग। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? तो इसमें जो है चौथे में सही उत्तर होगा सेवा सेक्टर, है ना, क्योंकि प्राथमिक तो कृषि होती है, तो दिल्ली मुंबई में तो कृषि होती नहीं है। द्वितीयक उद्योग धंधों से संबंधित है, और सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा आजकल तृतीय जो है वो सबसे ज़्यादा चलने लग गया है। अगला है 5वां प्रश्न, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन हैं वो सहायक है? तो अब विकास करना है, तो विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, तो वो वित्त से होगी, यानी रुपए पैसों से होगी, तो इसका सही उत्तर होगा वित्तीय। अगला प्रश्न देखते हैं 6वां, कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के साथ क्रमबद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखो सर्वाधिक जनसंख्या है वो मुंबई की है, वृहद मुंबई की, उसके बाद में दूसरा नंबर आता है दिल्ली का। ये जनसंख्या आपकी जो मानव भूगोल की जो भारत का लोग और अर्थव्यवस्था जो भाग 2 है भूगोल की पुस्तक, उसका पेज नंबर 37 पर एक सारणी दी हुई है, उसमें आप देख सकते हो मुंबई की जनसंख्या सर्वाधिक है, फिर दिल्ली की, फिर आता है कोलकाता का, फिर आता है चेन्नई का, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा। तो आप याद रख लीजिएगा, मुंबई, फिर दिल्ली है, फिर कोलकाता और फिर चेन्नई, ये क्रम है जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक नहीं है? पारंपरिक रूप से मतलब पहले वहाँ चावल नहीं होते थे, अब होने लग गए हैं। तो ऐसे पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति के विकास के बाद में अब वहाँ चावल का उत्पादन है वो अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। पंजाब और हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, कौन सी नदी पर है, किन स्थानों के बीच बढ़ता है? तो गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद, ये इसका सही उत्तर है गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, तो सही उत्तर हो गया पुष्पोत्पादन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, वो है गोवा में, दूसरे का उत्तर हो जाएगा गोवा। तीसरा है, देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकन कपास को कहा जाता है नरमा। अगला है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झरिया। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है झरिया। अच्छा, इसके बाद में किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो किसी के देश का वास्तविक धन है वो वहाँ की जनशक्ति है। जनशक्ति या वहाँ निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं या लोग या जनसंख्या, वो होता है वास्तविक धन। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जाति समूह है वो ऋतु प्रवास करते हैं? तो ऐसी जो जातियाँ हैं वो है ऋतु प्रवास करने वाली गुज्जर, बकरवाल, भूटिया, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं दोर, भूटिया और गद्दी। ये जो जनजातियाँ हैं ये ऋतु प्रवास करती है, यानी सर्दियों में और गर्मियों में इधर उधर जाना जो इनका होता है, पहाड़ियों के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ।
निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई का नाम होता है, वो है इसका सही उत्तर कुटीर उद्योग। देखो आपने उद्योगों के कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग पढ़े, तो उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न है, संचार के तीव्र गति वाले साधन आपको ही पता है जिसका आप सर्वाधिक उपयोग कर रहे हो, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मोबाइल, उपग्रह। दूरसंचार के और कौन कौन से साधन हो सकते हैं? दूरभाष, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई 3 साधनों के नाम लिखने हैं। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। परिभाषा पाठ के पहले प्रश्न में आ चुकी है, वो आई थी एलन सैंपल की। आप रेट जेल की भी परिभाषा लिख सकते हैं कि मानव भूगोल है मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। तो मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के बीच में संबंध है, वो मानव भूगोल कहलाता है इस तरह से। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? तो मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंधित है? क्योंकि मानव भूगोल में क्या होता है, किसका अध्ययन किया जाता है? मुख्य है मानव, महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु मानव होता है। और मानव वो किस में रहता है? समाज में। तो मानव जो है वो समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। तो मानव भूगोल में उन सामाजिक विज्ञानों के साथ में अपने आप स्वतंत्र संबंध हो जाता है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को ये प्राथमिकता देने वाले होते हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइट और स्थिति, यानी स्थान यानी कि साइट, स्थिति या सिचुएशन, इन दोनों का क्या अर्थ है? तो जो सबसे पहला शब्द आया है स्थान यानी कि साइट, वो होती है वास्तविक भूमि जहाँ पर बस्ती विकसित हुई है, वो ऐसी वास्तविक भूमि है। स्थान जो है वो वास्तविक भूमि है, स्थान जो है वो वास्तविक भूमि है जहाँ बस्ती है वो बसी हुई है। जैसे कोई मैदानी है, पहाड़ी है, मान लो तालाब या झील के आसपास का एरिया है, तो वहाँ बस्ती विकसित हुई है, वो कहलाता है स्थान। अगला जो है वो है स्थिति। स्थिति क्या चीज़ है? तो किसी स्थान पर मान लो कोई बस्ती है, वो जिन सांस्कृतिक परिवेश के बीच में बसी हुई है, यानी ऐसी दशा क्या है, ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिन पर वो बसी हुई है, यानी ऐसा सांस्कृतिक परिवेश या प्राकृतिक परिवेश जिनके बीच में वो बसी हुई होती है, उन दशाओं को बस्ती की, ऐसी दशाएं हैं वो बस्ती की स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की 3 विशेषताएं हैं, क्या क्या होती है? एक तो ग्रामीण बस्तियों में घर है वो पास पास होते हैं। केंद्रीकृत बस्तियां जो होती है ना, घर इनके पास पास होते हैं, पहली विशेषता। दूसरा है, इनका निवास क्षेत्र, इनका रहने का जो क्षेत्र होते हैं वो कृषि भूमि से अलग होता है, कृषि क्षेत्र से अलग, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। तीसरा पॉइंट होती है, ये बस्तियां कैसी होती है? रेखिक होती है या आयताकार, यानी ये ग्रामीण बस्तियां या तो रेखिक होती है या आयताकार होती है। ये 3 विशेषताएं हैं केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की। भारत में पाई जाने वाली केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की 3 विशेषताएं, इनके घर पास पास होते हैं और इनके निवास क्षेत्र कृषि क्षेत्र से अलग होता है और एक रेखिक और आयताकार रूप में बसी हुई होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण बताइए। किन राज्यों में है? तो जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जिसको हम बोलते हैं, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र वैसा है, आंध्र प्रदेश है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या है वो बहुत अधिक विशाल है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, कृषक और कृषि मजदूर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। अन्य जनसंख्या से अधिक कृषक और कृषि मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, इस कारण से ग्रामीण जनसंख्या यहाँ अधिक है। अगला प्रश्न है, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? अब ग्रामीण नगरीय जो प्रवास होता है उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? आयु और लिंग संरचना पर। तो जनांकीय के संक्रमण पर प्रभाव पड़ता है। आपको पता है प्रवास किस प्रकार का होता है? मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है। तो पुरुष प्रधान होता है, मान लो पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होती है 15 से, और ये भी 15 से 59 वाले व्यक्तियों की। तो पुरुष अगर एक स्थान से प्रवास करेगा तो जहाँ उद्गम स्थान है, यहाँ पूछा है उद्गम और गंतव्य स्थान पर, तो उद्गम स्थान पर है वहाँ तो लिंगानुपात बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ से पुरुष चले जाएंगे। उद्गम स्थान यानी जहाँ से रवाना हो रहे हैं तो वहाँ से पुरुष चले जाएंगे, तो इस कारण से वहाँ लिंगानुपात बढ़ जाएगा। और जहाँ गंतव्य स्थान है वहाँ पुरुष चले जाएंगे तो पुरुषों की संख्या बढ़ने के कारण वहाँ लिंगानुपात
घट जाएगा, लिंगानुपात तो घट जाएगा, लेकिन युवा वर्ग क्योंकि रोजगार के लिए 15 से 59 वाले जा रहे हैं तो युवा वर्ग यहाँ गंतव्य स्थान पर बढ़ जाएगा और यहाँ कम हो जाएगा। तो ये सब फर्क जो है प्रभाव है वो पड़ता है। अगला है महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अब महानगर क्या होते हैं वो आपको बताया हुआ है, 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर महानगर कहलाते हैं। याद कर लीजिएगा, महानगर जो है 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर। और कई महानगर मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, नगरीय संकुल बना लेते हैं, और इनकी जनसंख्या वो 50 लाख से भी अधिक हो जाती है। अब कई बड़े बड़े महानगर 10-10 लाख वाले 2-3 नगर या 20-20, 30-30 लाख वाले 2-3 नगर मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, नगरीय संकुल का निर्माण कर लेंगे। अगला प्रश्न है मानव बस्ती किसे कहते हैं। मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या है। यानी विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार के घरों का समूह है जहाँ मनुष्य निवास करता है, वो कहलाता है मानव बस्ती। ये मानव बस्ती की परिभाषा है, विभिन्न आकार प्रकार वाले घरों का समूह जिसमें मनुष्य निवास करता है या मनुष्य रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मानव बस्ती कहलाता है। तो ये है मानव बस्ती की परिभाषा। अच्छा, इसके बाद में है अगला प्रश्न, इसी प्रश्न में कि मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या हो सकता है। तो मानव बस्ती का निर्माण का मुख्य आधार हो सकता है, क्योंकि मानव अपनी बस्ती का निर्माण किससे करता है। निर्माण के लिए लोग मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं, तो अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए वो उस जगह पर रहते हैं, तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का वो उपयोग करते हैं। तो ये मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न थोड़ा अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट करें। अब बंजर भूमि जो होती है यानी प्रचलित प्रौद्योगिकी, बंजर भूमि का मतलब वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी प्रचलित प्रौद्योगिकी है उसका भी हम अगर प्रयोग कर लेंगे तो भी उस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती, यानी कृषि उत्पादन यो नहीं किया जा सकता, यानी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। तो वो क्या कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, तो वो है बंजर भूमि। और दूसरी है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कृषि के योग्य तो है लेकिन हमने प्रौद्योगिकी का उससे उत्पादन नहीं किया है। यदि हम उसमें प्रचलित प्रौद्योगिकी से उत्पादन अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ उत्पादन हो जाएगा और वो कृषि के योग्य भूमि है। यानी ऐसी भूमि है वो 5 वर्ष से अधिक समय तक पड़ती है, लेकिन अगर हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो वो कौन सी होगी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और अगर तकनीकी से हम उसको काम में नहीं ले सकते, उस जमीन चाहे कितनी कोशिश कर लो वहाँ कुछ भी नहीं उगेगा, वो बंजर भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक भूमिजल निकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। एक सीधी सी बात है, वहाँ नलकूपों और कुओं से सिंचाई होती है, तो बहुत अधिक सिंचाई होती है। जैसे चावल और गेहूं की वहाँ खेती की जाती है तो उसमें बहुत अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। वो सारी सिंचाई किससे करते हैं, भूम जल से करते हैं, तो इस कारण से वहाँ भूम जल का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है आपको इसमें। तो मिलान करेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न जो है उत्तर पश्चिम जो है उसका जो मुख्यालय है वो अपने यहाँ राजस्थान के जयपुर में। उत्तर का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और पश्चिम मध्य का है जबलपुर में। तो ये तीनों याद रखिएगा, रेल मंडल और इनके मुख्यालय। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, संचार से क्या अभिप्राय। आपको पता है विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, विचार, दर्शन और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर संदेश को, विचार को या दर्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनिमय करते हैं तो क्या कहलाता है, वह संचार कहलाता है ना। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो ये खंड ब कंप्लीट हो गया। अब खंड स शुरू होता है, खंड स शुरू होता है जिसमें पहला प्रश्न है प्राथमिक, और अब इसमें स में खंड में अथवा में भी प्रश्न है, दोनों में से कोई भी प्रश्न कर सकते हो। प्राथमिक द्वितीय गतिविधियों में कोई 4 अंतर बताइए। आपको पता है प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है, द्वितीय क्रियाकलाप मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संसाधित करके नई वस्तुएं प्रदान करता है। तो प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा तो प्रत्येक रूप में वस्तुएं प्राप्त करता है मनुष्य, खुद ही उन वस्तुओं को प्राप्त करता है। द्वितीयक में उद्योगों के द्वारा उनका निर्माण होता है।
अच्छा, इसमें कच्चे माल के रूप में भोजन सामग्री, वस्त्र बनाने, अन्य उपयोगी सामान बनाने में ये प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक तो। और द्वितीयक है वो उत्पादों की उपयोगिता में वृद्धि होने के साथ साथ मूल्य में वृद्धि हो जाती है। चौथा इसमें उदाहरण दे देंगे, जैसे आखेट है, कृषि करना, संग्रहण, पशुचारण, खनन, ये सभी आता है प्राथमिक में। द्वितीय गति में आप विनिर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सभी क्या है, द्वितीयक में आते हैं। तो ये अंतर आप लिख सकते हैं कोई 4। अच्छा, लौह इस्पात के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण क्या है? तो जैसे एक लौह इस्पात का स्थानीयकरण कहाँ होता है? यहाँ जहाँ कच्चा माल मिलता है, जहाँ बाजार होता है, जहाँ ऊर्जा होती है ना, शक्ति के साधन आप लिख सकते हो इसके अलावा इसमें। तो ये सभी पॉइंट, कोई 3 पॉइंट आपको इसमें 3-4 पॉइंट है वो लिखने हैं। अच्छा, अगला प्रश्न जो है वो है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक और पर्यटन आकर्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक जो मेन है वो है मांग और परिवहन। ठीक है, मांग है वो प्रभावित करती है क्योंकि मांग तेज़ी से बढ़ी है। छुट्टियों के समय अवकाश के लिए पर्यटन करना लोग पसंद करते हैं, फुर्सत के क्षण में लोग विश्राम करने के लिए जाते हैं, तो ये मांग हो गई। दूसरा परिवहन, जहाँ परिवहन की सुविधाओं में विस्तार हो जाता है तो पर्यटन भी वहाँ अच्छा चलेगा। जहाँ गाड़ी घोड़े नहीं जाएंगे तो वहाँ लोग पर्यटन करने के लिए कैसे जाएंगे, है ना। तो इसका दूसरा भाग पर्यटन आकर्षण के बारे में। तो आकर्षण में 3-4 पॉइंट है आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे जलवायु, भूदृश्य, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, ये 3-4 पॉइंट है वो आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है, पर्यटन प्रदेश का अर्थ बताते हुए चिकित्सा पर्यटन का वर्णन कीजिए। पर्यटन प्रदेश क्या है? पर्यटन करने के लिए घूमने जाते हैं तो वो पर्यटन प्रदेश हो गए। जैसे समुद्र तटीय प्रदेश हैं, कोई स्मारक किले वगैरह हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों वाले स्थल है, ये सब पर्यटन प्रदेश हैं। दूसरा इसमें चिकित्सा पर्यटन का वर्णन। चिकित्सा पर्यटन आपको बताया, चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जब जोड़ देते हैं, चिकित्सा उपचार को जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ देते हैं तो वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। तो भारत में अभी चिकित्सा पर्यटन के रूप में बहुत अच्छे से भारत है वो उभर रहा है। बहुत से रोगियों को उपचार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भी बहुत सारे रोगी है वो भारत में उपचार के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों के स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो जल संसाधनों के स्थानिक वितरण के लिए जैसे वर्षा है ना, वर्षा की मात्रा के कारण जल संसाधन प्रभावित होते हैं। एक धरातल का स्वरूप, धरातल किस प्रकार का है वो भी। और तीसरा आर्थिक विकास का स्तर किसी देश का किस प्रकार का है वो भी उन संसाधनों के उपभोग के जो स्तर है उसका निर्धारण करता है। 3 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। अच्छा, एक और प्रश्न इसका अथवा में है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले प्रमुख लाभ बताइए। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है? आपको पता है, बरसात के जल को नलकूप, गड्ढों, कुओं में इकट्ठे कर लेते हैं तो वो उनको एकत्रित करने की विधि है वो वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। अब उसके लाभ क्या हैं? लाभ आप लिख सकते हो कि पानी की उपलब्धता बढ़ाया जा सकता है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है, फ्लोराइड को कम किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से वर्षा जल संग्रहण से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। आप अन्य भी लिख सकते हो, जैसे सतही जल प्रवाह को कम कर सकते हैं, सड़कों पर नालियों से जो व्यर्थ बहता जल है उसको रोका जा सकता है, गर्मी में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है ना। तो भूमिगत जल पर जो दबाव बढ़ रहा है वो कम किया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं वर्षा जल के। इनको आप पेज पे भी लिख करके नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ जो। अगला प्रश्न है निबंधात्मक खंड द जो है निबंधात्मक, इसके बाद में मानचित्र का भी प्रश्न आएगा वो भी आपको बताऊंगा। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? आपको बताया, प्रथम अवस्था जन्म दर है, उसमें उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है। दूसरी अवस्था जिसमें जन्म दर है वो ऊंची है लेकिन मृत्यु दर है वो धीरे धीरे, ये जन्म दर है वो घटती जाती है, फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाती है और घटने लग जाती है समय के साथ में। मृत्यु दर है वो घटी हुई होने लग जाती है। और तीसरी अवस्था जिसमें है जन्म दर मृत्यु दर दोनों घट जाती है, दोनों ही कम हो जाती है, यानी ये विकास की अवस्था कहलाती है देश की। तो इनका वर्णन आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, वो देख लेना आप। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। संगठन है ये जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन के, ग्रामीण क्या, कितने लोग हैं, शहरी जनसंख्या क्या है, उनके बारे में, उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारण हो सकते हैं, उनका वर्णन आप इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार की सहायता की है? उदारीकरण तो मतलब उद्योग धंधों पर, आर्थिक क्रियाओं पर प्रतिबंध कम करना, वो क्या कहलाता है? उदारीकरण। उदारीकरण है वो आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त करना, आर्थिक नियम और कानूनों में लचीलापन करना, लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर देना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, ये सब। निजीकरण का मतलब है सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन करना। निजी क्षेत्र को सरकार द्वारा है ना, जितने भी उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र के स्थापित किए जाएं।
और तीसरा है वैश्वीकरण, यानी पूरा विश्व एक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ के एकीकृत करना, वो कहलाता है वैश्वीकरण। अच्छा, अब भारत के औद्योगिक विकास में इन्होंने किस प्रकार से सहायता की है कि भी बहुत सारे उद्योग धंधों का विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो एक तो भारत में निवेश, FDI है जो निवेश है उसको जो है समय सीमा समाप्त कर दी गई है, विदेशों के साथ में व्यापार है उसको बढ़ाया गया है ना, नए नए सेक्टर खुल गए हैं जैसे खनन, दूरसंचार वगैरह ये सभी। तो भारत के औद्योगिक विकास में बहुत लाभ मिला है। अच्छा, एक प्रश्न इसके अथवा में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे उस जगह पर उद्योग है वो स्थापित किया जाए या नहीं किया जाए। तो अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, पहला है कच्चा माल। अगर कच्चा माल जहाँ होता है वहीं उद्योग धंधा है, फैक्ट्री लगती है, क्योंकि कच्चा माल जहाँ होगा वहीं फैक्ट्री लगेगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, शक्ति के साधन जैसे बिजली वगैरह, विद्युत या शक्ति है वो वहाँ मिलना। बाजार जो है अगर नज़दीक है, बाजार नज़दीक होंगे तो वहाँ क्या है, तुरंत ही जैसे ही फैक्ट्री में माल निर्मित होगा तो कम लागत में वो बाज़ार में पहुँच जाएगा। परिवहन लागत है, परिवहन के साधन है वो बहुत अच्छे अगर होंगे तो वहाँ भी उद्योग स्थापित होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे आप लिख सकते हो, जैसे श्रम है, औद्योगिक नीति है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आ जाता है मानचित्र। सबसे पहला मानचित्र जो है वो विश्व का मानचित्र आएगा, आपके 4 दिए हुए होंगे। पहला जापान, इंग्लैंड, भूमध्य सागर और ब्राज़ील। तो सबसे पहले विश्व के नक्शे में हम देखेंगे जापान। जापान है ये रहा, ये है जापान, ये जो दिया हुआ है ये जापान है। दूसरा इसमें देखेंगे भूमध्य सागर, ये जो है ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की बाउंड्री आपको दोबारा बता दूं, ये जो बाउंड्री है ये अंदर जो है ये पानी है यहाँ, ये क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अच्छा, इसके बाद में एक पूछा गया ब्राज़ील, तो ब्राज़ील है यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मैं बना रहा हूँ, वहाँ है ब्राज़ील। ये जो पॉइंट बना है ये है ब्राज़ील, छोटा पॉइंट बना है वो है, बड़ा जो बना है वो ब्राज़ील देश है पूरा, लगभग यहाँ इतनी दूर में है, लेकिन मैंने छोटा एक पॉइंट बनाया वो ब्राज़ील का है। अच्छा, उसके बाद में एक पूछा है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है ये 3 जो गोले से दिख रहे हैं ये ब्रिटेन के हैं, 2-3 ये दिख रहे हैं टुकड़े से, ये ब्रिटेन है, ये है ब्रिटेन। अच्छा, इसके बाद में एक नक्शा आपके आएगा भारत का। तो भारत के नक्शे में रेखा, भारत के मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योगों को बताना है, ग्वालियर, कानपुर, मैसूर और सूरत, ये कहाँ कहाँ है। तो भारत का नक्शा निकालते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले ग्वालियर, तो ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये है ग्वालियर, ये क्या है, ग्वालियर। दूसरा देखते हैं हम इसमें कानपुर, तो कानपुर जो है वो है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये है छोटा वाला कानपुर, छोटा वाला पॉइंट जो है वो है कानपुर। अच्छा, सूरत जो है वो है गुजरात में, ये जो पॉइंट बीच में मैंने छोटा सा बनाया है ये है सूरत। और चौथा है मैसूर। मैसूर जो है वो यहाँ नीचे देखिएगा आप, लगभग यहाँ है मैसूर। ये एक जो छोटा पॉइंट मैंने बनाया है, ये तीर का निशान जहाँ लास्ट में आ रहा है, ये है मैसूर। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।